जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। दोस्तों 8 CPC आने से पहले आर्मी सेल के द्वारा MSP पर प्रस्ताव भेजा गया है भारत सरकार को। OR को, JCO को अलग मिलिट्री सर्विस पे मिले 8 CPC में ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं गलत है। अगर 8 CPC में ORs को, JCOs को अलग मिलिट्री सर्विस पे मिलती है तो दोस्तों फिर और ज्यादा भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री सर्विस पे पर। तो दोस्तों इसी पर एक प्रस्ताव भेजा गया है। कितनी मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ेगी 8 CPC में, अधिकारी से लेके, OR से लेके, JCO से लेके या फिर MNS तक, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। एक प्रस्ताव मैं आपको समझाऊंगा जो भेजा गया है आर्मी सेल की तरफ से, वो भी भारत सरकार को। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी है दोस्तों 8 CPC पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले PM मोदी जी ने आप सबको बधाई दी है छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए। साथ ही साथ दोस्तों कुछ 8 CPC पर लेटर आए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस फोरम के द्वारा 8 CPC पर लेटर भेजा गया है PM मोदी जी को। फिर दोस्तों डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी के द्वारा एक मैसेज किया गया है, एक ट्वीट करा गया है, वो भी 8 CPC पर। इसके बारे में भी आगे जानकारी लेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है क्या हवलदारों को ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी जो 2006 से पहले के हवलदार हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऑनरी कमीशन ग्रांट नहीं हुआ। तो दोस्तों आर्मी सेल का क्या रूल है, आर्मी हेडक्वार्टर का क्या रूल है हवलदारों को ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन देने के मामले में। तो दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक लेटर भेजा गया है रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है, कर्मचारी हैं जिनकी टोटल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बन रही थी 29,60,586 रुपए। 20 लाख रुपए पहले ही दे दिए हैं कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों डिमांड करी गई है कि बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, यानी कितना, 9,60,586 रुपए, ये पैसा दिया जाए कर्मचारी को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो है 25 लाख की। 25 लाख से ज्यादा अगर ग्रेजुएटी आपकी बनती है तो दोस्तों डायरेक्ट आपको 25 लाख रुपए ही पे होंगे। हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को इसकी जानकारी नहीं है कि मैक्सिमम 25 लाख ग्रेजुएटी है 1/1/2024 से। तो दोस्तों जानकारी ना होने की वजह से उल्टे सीधे लेटर लिखे जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, वो भी दोस्तों बैंक को। तो क्या है पूरा लेटर, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा ग्रेजुएटी पर। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। एक अपील मैं आपसे करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, या फिर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या फिर आप बहुत पहले से मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिमांड तो करी गई थी कि इक्वल MSP मिल जाए OR JCOs को अधिकारियों के समान, लेकिन दोस्तों इक्वल MSP तो नहीं हुई, भेदभाव अभी भी है। लेकिन दोस्तों और भेदभाव को बढ़ाने के लिए आर्मी सेल OR JCOs की अलग मिलिट्री सर्विस पे की डिमांड कर रहा है, वो भी भारत सरकार के सामने, जो कि गलत है। अब दोस्तों एक खबर आ रही है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने
सैन्य सेवा वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव तो रखा है कि मिलिट्री सर्विस पे ORJCOs की बढ़नी चाहिए 8 CPC में, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। 8 CPC को 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में मंजूरी दी गई थी और इसके लागू होने की अपेक्षित तिथि है 1 जनवरी 2026। हालांकि आयोगों के सदस्यों के बारे में औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। जैसा आपको पता है, 8वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित MSP संशोधन, जी हाँ दोस्तों, एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की मांग करी है। MSP को आखिरी बार 7वें वेतन आयोग के तहत संशोधित किया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वेतन अंतर को कम करना और सैन्य जीवन की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपकी मिलिट्री सर्विस पे कितनी थी? 6 CPC में 2000 रुपए, 7 CPC में कितनी हुई? 5200। तो दोस्तों 8 CPC में आपकी बढ़ी हुई मिलिट्री सर्विस पे देने का प्रस्ताव रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अधिकारियों को कितनी मिलती है मिलिट्री सर्विस पे? 7 CPC के अनुसार 15,500। डिमांड करी गई है कि 8 CPC में अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे 30,000 हो। फिर MNS की कितनी है? 10,800। 7 CPC के अनुसार डिमांड करी गई है कि 21,000 मिलिट्री सर्विस पे MNS को मिले, क्योंकि ये भी एक अधिकारी है। फिर दोस्तों JCOs की मिलिट्री सर्विस पे कितनी है? 5,200। तो डिमांड करी गई है कि 8 CPC में 18,000 मिलिट्री सर्विस पे मिले। ORs के लिए कितनी है दोस्तों? 5,200 रह भी 7 CPC में। इनकी डिमांड करी है कि 12,000 मिलिट्री सर्विस में मिले 8 CPC में। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि ORJCOs को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। डिमांड करी जा रही है कि ORs के मुकाबले JCOs को अधिक MSP मिले 8 CPC में। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ORJCOs को एक कैटेगरी में रखा है MSP देने के मामले में। जब पहले 6 CPC में 2000 मिलिट्री सर्विस पे थी, तो ORJCOs को 2000 मिलिट्री सर्विस पे मिलती थी और पेंशन में जुड़ता था 1000 रुपए। ऐसी 7 CPC में 5200 मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड करी गई, जो 2600 रुपए आपकी पे पेंशन में जुड़ते थे। मैं ORJCOs की बात कर रहा हूं। लेकिन 8 CPC में जो प्रस्ताव रखा गया है वो बहुत ही गलत प्रस्ताव रखा गया है। ORJCOs को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। JCOs के लिए मांग करी जा रही है 18,000 रुपए 8 CPC में मिलिट्री सर्विस पे, और ORs के लिए मांग करी जा रही है सिर्फ 12,000 रुपए। तो दोस्तों ये डिफरेंस सही नहीं है। अगर देनी है मिलिट्री सर्विस पे तो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अधिकारियों के लिए मांग करी है 30,000 रुपए, MNS के लिए डिमांड करी है 21,000 रुपए, JCOs के लिए 18,000 और ORs के लिए 12,000। भैया रिस्क को देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड होनी चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे की असली डेफिनेशन है रिस्क फैक्टर। जैसे सबसे ज्यादा रिस्क तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे, ऐसी हम डिमांड करते हैं। तो दोस्तों जो ये प्रस्ताव भेजा गया है ये गलत प्रस्ताव भेजा गया है। इससे होगा क्या? और विसंगतियां निकल के आएंगी 8 CPC में। पहले पे पेंशन में 7 CPC में विसंगतियां थी, अब मिलिट्री सर्विस पे पर भी विसंगतियां और बढ़ जाएंगी 8 CPC में। तो दोस्तों मैं इसके खिलाफ हूं। इस तरीके की हमें मिलिट्री सर्विस पे नहीं चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे बढ़कर मिलनी चाहिए और ORJCOs को एक कैटेगरी में रखना चाहिए। ऐसे अलग अलग नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट करके आप जरूर बताएगा आपके अपने विचार क्या हैं मिलिट्री सर्विस पे पर। कमेंट करके जरूर आप बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों, PM मोदी जी आपको हमेशा बधाई देते हैं, हमेशा बधाई देते हैं, चाहे दिवाली की हो, चाहे होली की हो, चाहे फिर कोई और बड़ा त्योहार हो। तो दोस्तों अब मोदी जी ने एक बार फिर से आपको बधाई संदेश भेजा है। क्या भेजा है? आप सभी को महापर्व छठ पूजा की असीम शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को सादर नमन। श्रद्धा और संयम के प्रतीक इस पावन अवसर पर गुड़ से तैयार खीर के साथ ही सात्विक प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा रही है। मेरी कामना है कि इस अनुष्ठान पर छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दे। जी हाँ दोस्तों, PM मोदी जी ने छठ पूजा के अवसर पर आपको शुभकामनाएं संदेश भेजा है। तो दोस्तों आप शुभकामनाएं संदेश इन्हें भी दे सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों PM मोदी जी हर एक अवसर पर आपको शुभकामनाएं देते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, छठ पूजा हो। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से PM मोदी जी शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं, इसी तरीके से जो हमें चाहिए
उस पर भी सरकार काम करे, जैसे कि 8th CPC। जी हाँ दोस्तों, शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि पीएम मोदी जी शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जो काम है, जो हमें मिलना है, जिससे हम खुश होते हैं, कर्मचारी पेंशनर्स, कर्मचारी संगठन, उनकी क्या डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द 8 CPC को लागू करे, ताकि समय रहते हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को 8 CPC का लाभ मिल जाए। तो दोस्तों, आप भी डिमांड करिए इनसे कि जिस तरीके से आपने शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं हमें, ठीक इसी तरीके से सरकार 8 CPC पे जल्दी से जल्दी काम करे, टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति जल्दी करे। तो दोस्तों, इसी पर एक लेटर भी जारी करा गया है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस फोरम की तरफ से। और दोस्तों, ये लेटर है 24 अक्टूबर 2025 का। और दोस्तों, डायरेक्ट ये लेटर भेजा गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इनसे आग्रह करा गया है, क्या आग्रह करा गया है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के शीघ्र गठन एवं कार्यक्रम हेतु निवेदन के संबंध में। जी हां दोस्तों, यानी भारत सरकार, पीएम मोदी जी जल्द से जल्द 8 CPC पर काम करे, जल्द से जल्द 8 CPC लागू करे। इन्हीं प्रेरणादायी नीतिगत पहलों की भावना के अनुरूप CSS फोरम ये विनम्र आग्रह करता है, यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस फोरम ये आग्रह करता है पीएम मोदी जी से कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कार्यक्रम शीघ्र किया जाए, यानी जो काम है वो तुरंत स्टार्ट किया जाए। जनवरी 2025 में आयोग की स्वीकृति की घोषणा ने कर्मचारियों में नई आशा और उत्साह का संचार किया था। जी हां दोस्तों, जब अश्वनी वैष्णव जी ने जनवरी 2025 में 8 CPC के गठन की घोषणा करी थी, तो दोस्तों इससे पेंशनर संघ कर्मचारी खुश हो गए थे कि आगे चलकर हमें 8 CPC मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जनवरी के बाद कुछ भी 8 CPC पर नहीं किया, इससे दोस्तों हमें कहीं ना कहीं निराशा हुई है। तो दोस्तों, यही डिमांड करी है कि भारत सरकार जल्द से जल्द 8 CPC पर काम शुरू करे। और दोस्तों, अनुरोध भी यही करा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना शीघ्र जल्दी जारी करे भारत सरकार। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे सरकार। आयोग की अनुशंसाओं को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये डिमांड करी है, इसी पर ये लेटर निकाला गया। फिर दोस्तों, साथ ही साथ डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल एक कर्मचारी संगठन के लीडर हैं। ये भी लगातार मांग उठाते रहते हैं सरकार के सामने। अब दोस्तों, इन्होंने बताया 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लेने के लिए और 8वां वेतन आयोग लेने के लिए। जिस तरीके से सरकार 8 CPC में देरी कर रही है, जिस तरीके से कर्मचारियों को अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई है, तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने के लिए 8 CPC पर जल्द से जल्द काम चालू करवाने के लिए ये आंदोलन होने जा रहा है 9 नवंबर 2025 को। तो दोस्तों, आप भी दिल्ली के जंतर मंतर पे आ सकते हैं, इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं। 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर OPS बहाली और 8 CPC के गठन की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। हम अपने उद्देश्य के लिए वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने और कर्मचारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध में। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ अनाउंसमेंट कर दी है कि 9 नवंबर को हम आंदोलन करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो दोस्तों, आप भी भाग ले सकते हैं। मैं भी दोस्तों बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रहा हूं। हालांकि दोस्तों, मैं फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दोस्तों तहे दिल से मैं इनके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार पर प्रेशर बनाऊं, इनके माध्यम से सरकार पर प्रेशर बनाए, ताकि सरकार 8 CPC पर जल्द से जल्द काम शुरू करे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 2006 से पहले आए हवलदारों के लिए। जो हवलदार 2006 से पहले आए हैं, रिटायर हुए हैं, अगर रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऑनरी मिली है, तो उनको पेंशन क्या हवलदार की मिलेगी, ऑनरी नायब सूबेदार की मिलेगी, या फिर रेगुलर नायब सूबेदार की मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, एक हवलदार को मानद रैंक, ऑनरी रैंक प्रदान की गई नायब सूबेदार उच्च पद के आधार पर संशोधित पेंशन पाने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के कई फैसलों के बाद इस संबंध में स्पष्टीकरण और आदेश जारी किए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। मानद नायब सूबेदार पेंशन के लिए प्रमुख प्रावधान। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर आपको ऑनरी मिली है,
जैसे कोई हवलदार 2006 से पहले रिटायर हो गए, अगर रिटायरमेंट के बाद आपको ऑनरी दी गई है तो दोस्तों आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले के हवलदार रिटायर हुए। आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की अगर आपको रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली है किसी ओकेजन के दिन, चाहे 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को। ऐसा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है। पेंशन निर्धारण के लिए काल्पनिक पदोन्नति। केवल पेंशन गणना के प्रयोजन के लिए नायब सूबेदार के मानद पद वाले हवलदार को उच्च पद पर काल्पनिक रूप से पदोन्नत माना जाएगा। जी हां दोस्तों, जिन हवलदारों को ऑनरी ग्रांट करी गई है तो उनको पेंशन मिलेगी सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की। हालांकि इनिशियल रैंक आपका हवलदारी रहेगा पीपीओ में, लेकिन पेंशन आपको मिल जाएगी ऑनरी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों ये गाइडलाइन है। फिर क्या लिखा है, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को भी लाभ प्रदान किया गया है। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले के हवलदार हैं उनको एरियर दिया गया है सर्कुलर 631 का। हालांकि अभी उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिली। प्रारंभिक सरकारी आदेश मुख्य रूप से 2006 के बाद सेवानिवृत्त लोगों पर लागू थे, लेकिन एएफटी के निर्णय ने 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को भी लाभ प्रदान किया गया है जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय या उसके बाद मानद रैंक प्राप्त की थी। जी हां दोस्तों, जो 2006 के बाद हवलदार रिटायर हुए हैं जिनको ऑनरी मिली है उनको पेंशन दी जाती रही है एमएसीपी देकर रेगुलर नायब सूबेदार की, लेकिन 2006 से जो पहले आए हैं उन हवलदारों को सिर्फ पेंशन मिल रही है ऑनरी नायब सूबेदार की। यह भी एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर क्या लिखा है, बकाया और समायोजन। प्रभावित पेंशन भोगी 1 जनवरी 2006 से गणना किए गए बकाया के हकदार हैं। जैसा मैंने आपको बताया सर्कुलर 631 का एरियर उनके लिए है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, जो 2006 से पहले के हवलदार हैं। उच्च पेंशन के स्थान पर पहले दिए गए किसी भी निश्चित राशि के भत्ते को नए बकाया के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। फिर दोस्तों इसी तरह पारिवारिक पेंशन शामिल है। संशोधित पेंशन नियम उन मृतक हवलदारों के पारिवारिक पेंशन भोगियों पर भी लागू होते हैं जिन्हें नायब सूबेदार का मानद पद प्रदान किया गया था। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से खुद पेंशनर्स को ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, उनके मरने के बाद फिर फैमिली पेंशन भी ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक के अनुसार दी जाएगी। केवल पेंशन के संशोधन पर लागू होता है। जी हां दोस्तों, सिर्फ पेंशन ही आपकी रिवाइज होगी। यह लाभ केवल पेंशन के संशोधन पर लागू होता है और इसमें अन्य वित्तीय अधिकार जैसे ग्रेजुटी, अवकाश नकदीकरण या फिर समग्र स्थानांतरण अनुदान शामिल नहीं है, यानी कि सिर्फ एक पेंशन रिवाइज आपकी होती है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आप 2006 से पहले हवलदार आए हो, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली है, एक सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको फिर ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की। फिर आपको हवलदार की पेंशन नहीं मिलेगी। तो एक चीज आप ये नोट कर लीजिए, अगर 2006 के बाद अगर आप हवलदार आए हो, अगर आपको ऑनरी दी गई है तो दोस्तों आपको फिर ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ना मिलके आपको मिलेगी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन, यानी फिर आपको पेंशन मिलेगी एमएसीपी नायब सूबेदार की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, और इसकी कॉपी एक भेजी है मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ को। किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। दोस्तों एक कर्मचारी थे, एक पेंशनर्स थे, बल्कि एक लेडी है जिनका नाम है रेखा खान। इनकी टोटल सर्विस ग्रेजुटी बनी, कितनी बनी? 29,60,586 रुपए। हालांकि 20 लाख रुपए इनको पहले दे दिए गए, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट था, यानी कितने का? 9,60,586 का, ये डिफरेंस अमाउंट नहीं दिया गया। अब दोस्तों शायद भारत सरकार को या फिर दोस्तों जिन्होंने ये लेटर लिखा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि ग्रेजुटी की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 1/1/2024 से, वो है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख से अगर ज्यादा किसी की ग्रेजुटी बन रही है वो पे नहीं होगी, मैक्सिमम 25 लाख ही पे होगी। तो दोस्तों इनकी टोटल सर्विस ग्रेजुटी बन रही थी 29,60,586, जिसमें से दोस्तों पहले दे दिए गए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इनको पहले दे दिए गए थे। तो दोस्तों अब डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है सीधा 5 लाख का। तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही इनके पे होंगे, और इसमें दिखाया है कि इनको दिए जाए 9,60,586 रुपए। तो दोस्तों ये रूल इनको भी नहीं पता,
इस वजह से गलत लेटर जारी कर दिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे, और उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि बाकी जो बचा हुआ ग्रेजुएटी का पैसा है, यानी 9,60,586 रुपए, इस पे इंटरेस्ट लगा के ये पैसा दे दिया जाए इन कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। तो दोस्तों ये गलत है। अगर रूल की जानकारी नहीं है किसी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को या फिर खुद भारत सरकार को, तो दोस्तों इस तरीके से फिर गलत लेटर जारी हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें समझ होनी चाहिए एक कर्मचारी की पेंशनर्स की कि वो क्यों ज्यादा डिफरेंस अमाउंट ले। भाई इनका 5 लाख रुपए डिफरेंस अमाउंट बनता है, इनकी टोटल थी ग्रेजुएटी कितनी थी 29 लाख रुपए, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख की, तो 25 लाख ही मिलने चाहिए थे। 20 लाख इनको पहले मिल गए, तो कितने का डिफरेंस है 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए अब इनको मिलने चाहिए, ना कि दोस्तों पूरे 9,60,000। तो दोस्तों गलती से दोस्तों ये लेटर जारी कर दिया गया बैंक के नाम पे। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है 1 सितंबर 2025 का। अब दोस्तों देखने वाली ये बात होगी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो इस गलती को पकड़ता या नहीं पकड़ता, या फिर डायरेक्ट पे कर देगा 9,60,586 रुपए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें लिखा भी है कि 10% इंटरेस्ट रेट के साथ ये पैसा दिया जाए। कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। भाई ज्यादा क्यों भुगतान करेगा कोई बैंक या सीपीपीसी, जब गवर्नमेंट का ये आदेश है कि मैक्सिमम 25 लाख है, तो 25 लाख से ज्यादा कैसे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की गलतियां सिर्फ बैंक सीपीपीसी नहीं, कई बार खुद जो डिपार्टमेंट है या फिर मिनिस्ट्री है वो भी दोस्तों गलतियां कर देती है। तो हमें सतर्क रहना है कि भैया जो हमारा हक है सिर्फ वही चीज हम ले, उससे ज्यादा ना ले, सही मायने में। तो दोस्तों एक ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको किसी चीज का कोई नुकसान ना हो, या फिर दोस्तों आप कहीं उससे ज्यादा पेमेंट ना ले पाए। जितना आपका हक है उतना ही आप प्राप्त करें, सही मायने में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।